नमस्कार, स्वागत है आपका। खबरें भी तक देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ मुमताज खान हाजिर। इस वक्त 24 की खबर में तमाम अहम राजनीतिक खबरें लेकर साल 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर राष्ट्रीय एकता पर बात करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता पर बात की साल 2024 से पहले। आपको बता दें कि गुजरात के केवड़िया पहुंचे थे प्रधानमंत्री और गुजरात में एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम को पीएम ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता के उत्सव का, 26 जनवरी हमारे गणतंत्र के जयघोष का दिवस है, उसी तरह 31 अक्टूबर का दिन देश के कोने कोने में राष्ट्रीयता के संचार का पर्व बन गया। मेरे सामने लघु भारत, मिनी इंडिया का स्वरूप दिख रहा है। राज्य अलग है, भाषा अलग है, परंपरा अलग है, लेकिन यहां मौजूद हर व्यक्ति एकता की मजबूत। अंत्योदय सम्मेलन में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 नवंबर को हरियाणा के करनाल पहुंचेंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 2 नवंबर को करनाल में अंत्योदय को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और जिन लोगों ने भी लोगों की मदद की है उन सभी को निमंत्रित किया जाएगा। इस खास कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने इस 2 नवंबर के कार्यक्रम के बारे में तफसील से बताया। आपको बता दें कि 2 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे हरियाणा अंत्योदय कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अंत्योदय के पुरोधा पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय रहे और उन्होंने देश की ऐसी जनता जो अंतिम पायदान पर है उन सब के लिए सरकारी योजनाएं, सरकारी जो स्कीम्स का लाभ जिनको मिला है, ऐसे सब लोगों को हमने वहाँ बुलाया है और एक प्रकार का अंत्योदय का भाव और ज़्यादा बढ़े उन लोगों में भी आए जिनकी सहायता की है, जिन लोगों ने सहायता की है, चाहे वो हमारे सरकारी मशीनरी है, चाहे हमारे सामाजिक लोग हैं, पार्टियों के लोग हैं, सब लोगों को हमने निमंत्रण दिया कि वहाँ आकर। एप्पल से नोटिस मिल जाने पर राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी और बताया कि पूरे विपक्ष को एप्पल का नोटिस आया है और ये नोटिस मेरे कार्यालय में भी सभी लोगों को मिला है। बता दें आपको कि विपक्ष के कई नेताओं को एप्पल की तरफ से नोटिस दिया गया है। ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। देखिए, अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है, राइट। इसमें लिखा है एप्पल बिलीव्स यू आर बीइंग टारगेटेड बाय स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स who are trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID। अब ये मेरे ऑफिस में सब लोगों को, वेणुगोपाल जी को मिला है, कांग्रेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है, पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचूरी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मंगलवार को केंद्र की बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके फोन की जासूसी की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि एप्पल की तरफ से उन्हें एक ऑफिशियल मेल आया है, इसमें फोन की जासूसी करने की बात कही गई है, साथ ही मुझे अलर्ट रहने को कहा गया है। अब अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला नहीं? जासूसी किसी काम नहीं आने वाली है। आप किसी की प्राइवेसी में हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये सरकार घबराई हुई है। 100 करोड़ से ज्यादा लोग इनके खिलाफ हैं। 100 करोड़ से ज्यादा लोग खिलाफ हैं। क्या सबकी सर्विलेंस करोगे, सबकी जासूसी करोगे, सबको डराओगे, सबको धमकाओगे? लोकतंत्र में डराने और धमकाने से नहीं, जनता के लिए काम करने से वोट मिलता है। बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम नौजवानों को नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दे पाए इसलिए जासूसी कर रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जासूसी कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने दावा किया है कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मेरे फोन पर कल रात वार्निंग आई है। मैं 15-20 साल से एप्पल इस्तेमाल कर रही हूं, कभी इस प्रकार का कोई मेल नहीं आया। ये एक गंभीर वार्निंग थी। उसमें साफ लिखा था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स की तरफ से किया गया है। ये केंद्र सरकार की तरफ से प्रायोजित एक कार्यक्रम है। सुबह मुझे पता चला कि विपक्ष के कई नेताओं के पास ये मैसेज आया है। पेगासस को खारिज करने की पूरी कोशिश की गई। अडानी के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हुई, उनको बचाने के लिए सब किया जा रहा है।
तरीके से रात को मुझे ये वार्निंग आई है, मैं 15-20 साल से एप्पल यूजर रही हूँ, कभी इस तरीके की वार्निंग नहीं आई है। तो एक सीरियस वार्निंग थी जहाँ पे वो डूज एंड डोंट्स भी बता रहे थे हमें कि क्या हमें करना चाहिए टू सेफगार्ड हमारे जो भी डेटा है। तो दिखाता है किस तरह, और बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये जो अटैक हो रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड है। हमारा स्टेट कौन, सरकार कौन? तो वो क्लियरली ये बता रहा है ये केंद्र सरकार की। देश में विपक्ष के कई नेताओं के आईफोन हैक होने का दावा करने के बाद राज्य सांसद मनोज झा ने कहा सरकार कहे कि अलर्ट गलत है, ये क्या हो रहा है? आक्रामक राजनीति के तहत डिजिटल दुनिया बना रहे हैं। आप देखना चाहते हैं कि कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? सरकार की तरफ से सफाई आनी चाहिए। मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार ने कहे ये अलर्ट गलत है। अखिलेश जी का भी नाम है, महुआ जी का है, प्रियंका जी का है, सीताराम येचूरी का है, शशि थरूर का है, राहुल जी की टीम में लोगों का है। मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहा है और इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत आप देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? सीधी सी बात, सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने, उनकी ओर से सफाई आनी चाहिए। केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने एप्पल हैकिंग मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि कुछ सांसदों ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं साफ करना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूंगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी की आत्मा अडानी में है। उन्होंने कहा कि असलियत ये है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है। तो जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री मोदी पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने और कहा कि सत्ता दरअसल अडानी के हाथ में है। तो सरकार से सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने। उन्होंने ये भी कहा कि राजा दरअसल राजा नहीं। क्या है ये जो राजा है, इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अडानी में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह नोटिस सभी को मिलेगा। अगर 140 करोड़ लोग नाराज हैं तो क्या सरकार उन सभी को जेल भेजेगी? बता दें आपको कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी की तरफ से समन भेजा गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए ये समन भेजा गया है। इससे पहले सीबीआई भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने तमाम बातें कही। सुनते उन्होंने क्या कहा। आपको सब क्यों बात बढ़ा रहे हो? ये नोटिस सबको मिलेगा। अरे भाई 140 करोड़ लोगों को क्या जेल भेज देगी सरकार? जब 140 करोड़ नाराज हैं, 100 करोड़ तो है नाराज। पहले मैंने कहा था 110 करोड़ बढ़ गए लोग, और ये जो ईडी का छापा और इस तरह की घटनाओं के बाद 115 करोड़ भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं। क्या इन सबको जेल भेज दोगे? ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद एक दूसरा मंत्री जेल गया और जेल जाने के बाद बेल भी नहीं हुई। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे
उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं, एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, जो लोग खुद को ईमानदार कहते हैं उनके मंत्री जेल में, जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं उन्हें एजेंसीज की मदद करनी चाहिए। बता दें आपको कि 2 नवंबर को पूछताछ के लिए समन भेजा गया है ईडी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और इसी को लेकर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी। देखिए, राजनीति में कुछ चीजों में बेहद सुधार की जरूरत है। हम जो कहते हैं और उस पर आचरण ठीक उसके विपरीत हो तो ये भ्रम एक तो ज्यादा दिन चलता नहीं है, ये जनता के बीच चीजें सामने आती हैं। लेकिन दूसरी जो बात है, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहने का दावा करते थे, उनके मंत्री कुछ तो सालों से जेल में है, जो जेल में गया वो बाहर नहीं निकला। और इसलिए मुझे ये जो मॉडल है कि हम अपने मंत्रियों से काम करवाएं और अपना काम चला लें और बचे रहें, मिस्टर क्लीन बनने की ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजे जाने पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ईडी ने समन भेजा है तो ये साधारण बात नहीं है, जरूर कोई साक्ष्य मिले होंगे। तो बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। ईडी की तरफ से केजरीवाल को गए समन पर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया अरविंद केजरीवाल। मामला बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है और स्वाभाविक रूप से इसमें गंभीर आरोप जो पुष्टि की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जिसमें कुछ लोगों की, इनके नेताओं की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और इसी मामले को लेकर के केजरीवाल जी को बुलाया है, तो ये साधारण बात नहीं है। तो कुछ साक्ष्य होंगे और सच हैं तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि भाजपा को आम आदमी पार्टी से डर लगता है, दिल्ली और पंजाब में हो रहे हर काम से डर लगता है, इसीलिए वो झूठे केस करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डालना चाहती है। बता दें आपको कि ईडी के नोटिस के बाद तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जाहिर है आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के इस नोटिस को लेकर इसी तरह की प्रतिक्रिया आनी थी जो दिल्ली की मंत्री आतिशी ने दी है। उन्होंने केंद्र को जवाब दिया है, भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और उन्होंने कहा कि ईडी सबको जेल में डालना चाहती है जो सरकार से सवाल पूछना चाहती है। पार्टी की तो आतिशी ने ये तमाम बातें कही हैं, केंद्र को जवाब दिया है अपने बयान के जरिए। बता दें आपको कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को नोटिस आया है 2 नवंबर को पूछताछ के लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी साजिश कर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही। देखिए, इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र करके ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही थी, ये इनका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। किसी भी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल को फंसाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को राजनीतिक रूप से ये खत्म करना चाहते हैं। और प्रश्न ये उठता है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं। आपके सामने ही होगा कि इन्होंने पूरी कोशिश लगा ली सही तरीके से चुनाव में हराने की, दिल्ली में ये फेल हो गए। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली पंजाब में रोकने की, ये फेल हो गए। फिर दिल्ली में वापस एमसीडी का चुनाव ये हार गए। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्ट हो गया कि इस पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को लीगल तरीके से चुनाव में हराना।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का सम्मन आया है। उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसी बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली शराब केस को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल पर करारा हमला बोला और कहा कि अरविंद केजरीवाल को उनके पापों की सजा मिल रही। देखिए, अरविंद केजरीवाल को अपने पाप की सजा मिल रही है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को क्या दिया? गंदे पानी दिए, टूटी गलियां दी, बुजुर्गों के पेंशन रोके, यमुना जी को बद से बदतर बना दिया। हम मानते हैं कि 2 तारीख को उनसे पूछे गए सवालों का वो जवाब देंगे, प्रूफ के साथ जवाब देंगे, और अगर ऐसा करने में अक्षम होते हैं तो कोई बचा नहीं पाएगा। वो भी जेल के शिक्षों के पीछे भी जाएंगे और मात्र जेल नहीं जाएंगे, उनसे वो सारे दिल्ली के गरीबों के पैसे की वसूली भी होगी, जो आम आदमी पार्टी ने एक संस्थागत। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर सांसद संजय राउत ने कहा, जो उनके विरोधी हैं उनके नेताओं के ऊपर चुनाव से पहले कई आरोप लगाए जाएंगे। टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, आम आदमी पार्टी या एनसीपी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। इस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे। वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं अभी। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ रहा है। इसके चलते एक बार फिर 12 से ज्यादा सरपंच और दूसरी पार्टी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए। ये सभी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस में शामिल हुए, जहां पटका पहनाकर सभी नेताओं को पार्टी में शामिल करवाया गया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी लोगों को पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलने की बात कही। तो फिलहाल कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत भरी खबरें सामने आ रही हैं। इस बार भी 12 से ज्यादा सरपंचों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद पटका पहनाकर इन सभी को सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सभी को पार्टी में उचित मान सम्मान दिया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले कई रोज पहले भी कांग्रेस में कई नेताओं ने शामिल होकर अपनी निष्ठा कांग्रेस में दिखाई है, जो दूसरी पार्टियों से ताल्लुक रखते थे। फिलहाल ये सिलसिला अभी तो जारी है, जो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। आगे देखते हैं क्या होगा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 200 विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने मंगलवार को टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पायलट ने कहा कि उनका सीएम गहलोत से कोई मतभेद नहीं है। टोंक विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करने जाते वक्त सचिन पायलट ने कहा कि सभी विधायक और कांग्रेस नेतृत्व तय करेगा कि नेतृत्व कौन करेगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि वर्तमान में ध्यान सारा चुनाव जीतने पर होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में तय हो जाएगी। तो टोंक से सचिन पायलट ने अपना नामांकन दाखिल किया है और इसी पर उन्होंने तमाम बयान दिए हैं। बता दें आपको कि राजस्थान में 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतभेद है ना, मतभेद है ना, कोई गुट है। हमारा सब, मैंने कहा, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी का गुट है। हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, हर उम्मीदवार को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। टिकट एक व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन पूरी पार्टी साथ लगेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश कमलनाथ का राज्य नहीं है। मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कहना प्रदेश और प्रदेशवासियों का अपमान। अगर उन्हें मुझसे राजनीतिक बैर है तो मेरा अपमान करें। तमाम बातें उन्होंने चुनावी माहौल में कही। किसको मिलेगा राज, इस पर भी उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश किसी और की बपौती नहीं। कमलनाथ जी का ये प्रदेश है ही नहीं, उनको मध्य प्रदेश से लगाव है ही नहीं, उनका नरा मध्य प्रदेश में गड़ा ही नहीं है। वो मध्य प्रदेश को बदनाम करते हैं। चौपट प्रदेश कहना मध्य प्रदेश का अपमान है, मध्य प्रदेश की जनता का अपमान है। अरे शिवराज से बैर है राजनीतिक,
तो आप मेरा अपमान करो ना, मुझे गालियां दो, मध्य प्रदेश का अपमान क्यों करते? कमलनाथ जी का चुनावी वादों की घोषणा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, हमने 17 घोषणाएं की हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी ने गारंटी भी दी है। बीजेपी को कम से कम एक गारंटी देनी चाहिए थी। प्रधानमंत्री को उड़ान योजना के तहत बस्तर को जोड़ने वाली उड़ानों को रद्द करने और छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनों को रद्द करने पर संज्ञान लेना चाहिए। भूपेश बघेल ने ये तमाम बातें की। भैया हम लोग 17 तो कर दिए, राहुल जी ने घोषणा की, गारंटी दी, प्रियंका जी ने गारंटी दी, हम सब ने गारंटी दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से एक हाथ तो आता, बस उल्टा लटका के सीधा करेंगे। बस्तर के लिए देखिए हमारे जो गारंटी अभी दी है उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय सब शामिल है। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी हमारे लघु उपज है, जिसमें इमली है, महुआ है, अमचूर है, इन सबका 1000 रुपये प्रति क्विंटल हमने बढ़ा दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार पर जमकर वार किया। रमन सिंह ने प्रियंका गांधी के 8 वादों पर भी निशाना साधा। इसके साथ ही रमन सिंह ने कहा कि भूपेश बघेल को एहसास हो गया है कि सरकार जा रही है और अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है कि 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं, इनकी घोषणाओं का कोई महत्व नहीं। अब इनको अपनी भूपेश को ये एहसास हो गया है कि कुर्सी जा रही है, सरकार जा रही है, अब रोज नई घोषणा करके बचना चाहते हैं, मगर छत्तीसगढ़ की जनता को मालूम है 40 दिन के मुख्यमंत्री हैं ये, इनकी घोषणाएं का कोई महत्व नहीं है। तो रमन सिंह ने जवाब दिया है पूर्व मुख्यमंत्री को, कांग्रेस पर सीधे आरोप लगाया। आपको बता दें कि चुनावी माहौल है, ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशियों का दौर भी लगातार जारी है। 2024 के चुनाव से पहले प्रदूषण पर खूब सियासत हो रही है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने पराली जलाने को लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हरियाणा से ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जाती है। पंजाब सरकार इसके लिए गंभीर नहीं दिख रही है और न ही पंजाब सरकार ने पराली को लेकर काम किया है। बता दें आपको कि पराली को लेकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बीच अक्सर विवाद देखने को मिलता है। हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज के बाद भी ये तनाव और ज्यादा तेज हो गया है। हरियाणा के मंत्री ने पंजाब सरकार पर इसे लेकर अब निशाना साधा। देखिए, तो हर चीज के लिए ऐसी शिकायत करते हैं। अब पर्यावरण के लिए भी इसी प्रकार, पॉल्यूशन के लिए इसी प्रकार शिकायत करते हैं, जबकि वो सारा सिस्टम उन्होंने अपने आप बिगाड़ रखा। अभी आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं और सैटेलाइट से जो फोटो है इनमें साफ दिख रहा है कि पंजाब के कई गुना ज़्यादा है, पराली जलाने का काम वहाँ बहुत ज़्यादा रहा। तो ऐसे ही उल जुलूल कंप्लेंट वो किसी न किसी के ऊपर लगाते हैं। वाटर सेस पर हिमाचल और केंद्र सरकार के बीच बड़ा टकराव नजर आया। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र को जवाब देते हुए कहा कि वाटर सेस न लेने का सुझाव नहीं मानेंगे, राज्य का पानी पर अधिकार है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में है वाटर सेस से जुड़ा मामला और केंद्र का पत्र राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का फैसला भी वाटर सेस के पक्ष में है, नाम बदलकर वाटर कमीशन रखा जाएगा। जो पानी है वो राज्य का अधिकार है, राज्य ने उस हिसाब से उसकी टैक्सेशन की है। हमने कोई बिजली पे टैक्स नहीं लगाया है, हमने पानी के हिसाब से जो है उसको किया है और पूरा कानून बना के उसके ऊपर हमने अमल करने का प्रयास किया है। केंद्र का जो सोच है, केंद्र का जो रवैया है वो वाटर सेस के मामले में ठीक नहीं है और इसलिए देश में 2024 को लेकर चुनावी माहौल बना हुआ है। इस चुनावी माहौल के बीच आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को बड़ी राहत दी है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी सुप्रीमो और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को मेडिकल और मानवीय आधार पर 28 नवंबर तक 4 हफ्ते के लिए अस्थायी जमानत दे दी है। जब उन्हें रिहा किया गया तो उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। नायडू अपनी रिहाई के बाद राजमुंद्री जेल से बाहर आ गए हैं। 73 वर्षीय नायडू 371 करोड़ रुपए की कौशल विकास परियोजना घोटाले के सिलसिले में आंध्र प्रदेश अपराध जांच विभाग द्वारा उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद
यानी 10 सितंबर से राजमुंद्री केंद्रीय जेल में न्यायिक हिरासत में थे, जो कथित तौर पर 2014 से 2019 तक उनके मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ था। मैं अपनी रिहाई के बाद एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब मैं मुसीबत में था तो आप सभी सड़कों पर आए और मेरे लिए प्रार्थना की। मैं न सिर्फ आंध्र प्रदेश बल्कि तेलंगाना और दुनिया भर में मुझे दिए गए स्नेह को कभी नहीं भूलूंगा। और इन तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन बाकी आम खबरों के लिए आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ।